Very good morning, all. In the last lecture, we discussed about jurisdiction. लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था, jurisdiction मीन्स एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर कोड. किसी एक कोड का एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसे हम jurisdiction कहते हैं, क्षेत्राधिकार जिसे हम हिंदी में कहते हैं. और इसके हमने कई सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था. अदर देन दिस, टाइप्स ऑफ jurisdiction 5 टाइप के थे: सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, पेक्यूनरी, ओरिजिनल एंड एपलेट. Today we have to discuss about Indian context of jurisdiction. तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट अबाउट jurisdiction में हमें ये डिस्कस करना है कि जो इंडियन रूल है, जो भी इंडियन रूल है पर्टिकुलर कोड के लिए, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं और उन पे कैसे वर्क हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. दिस इज आवर लेक्चर 2. द ओरिजिनल jurisdiction of a court is the power to hear a case for the first time, as opposed to appellate jurisdiction when a higher court has the power to review a lower court's decision. मीन्स हाई कोर्ट में जो भी केसेस जाते हैं वो किसी न किसी लोअर कोर्ट से होकर ही जाते हैं, और उनको ये पावर होता है कि वो निचली अदालत से जो भी केसेस आए हैं उनका डिसीजन चेंज कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज, ओरिजिनल jurisdiction refer to the right of the Supreme Court to hear a case for the first time. It has the exclusive right to hear all cases that deal with dispute between states or between states or the union government. So यहाँ पर यह है कि कोई भी केस जब भी एक बार कोर्ट में आता है तो उस केस का जो भी डिसीजन है वो किसी भी ऊपरी अदालत चेंज कर सकती है, और वो केस किन्हीं दो स्टेट के बीच में भी हो सकता है. कि सपोज दैट कोई क्राइम हुआ है एमपी में और यूपी की गवर्नमेंट ने या यूपी के किसी व्यक्ति ने उस पर केस किया है और वो सुप्रीम कोर्ट में उसका डिसीजन जाकर ले सकते हैं. थर्ड थिंग इज, इट ऑल्सो हैज ओरिजिनल jurisdiction ओवर केसेस brought टू द कोर्ट बाय ऑर्डिनरी पीपल रिगार्डिंग इशू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ सोसाइटी एट लार्ज. तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है, देखिए कोई भी डिस्प्यूट होता है अगर दो पार्टीज के बीच में, तो या तो वो खुद उस चीज को सॉर्ट आउट कर ले, और अगर खुद उस चीज को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो वो कोर्ट में जाते हैं. और जब कोई केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट उस पर पूरे तरीके से रूल कर सकता है. कोर्ट का पूरा अधिकार होता है कि वो उस केस को जो भी रिजल्ट देना चाहे वो रिजल्ट दे सकता है. सो ये 3 पॉइंट हैं. इन्हीं 3 पॉइंट के ऊपर ही हमारे आगे के नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट इज, इन इंडिया द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल appellate एंड एडवाइजरी jurisdiction. Its exclusive original jurisdiction extend to all cases between the government of India and the state of India, or between government of India and state on one side and one or more state on other side, or cases between different state. तो यहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी केस हो, ये सारे के सारे केसेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ जाते हैं. Last point is, original jurisdiction is related to cases which are directly brought to the Supreme Court. Cases which require the interpretation of the Constitution or cases relating to the denial of fundamental right are heard in the Supreme Court. ये इस तरीके के सारे केसेस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में ही होती है. Next point is, in case there is a dispute between two or more states or between the union and the state, the Supreme Court decides such cases. In addition, Article 131. Article 131 means एक रूल है जो कि कोर्ट के थ्रू अप्लाई होता है. Article 131 of the Constitution of India grant original jurisdiction to the Supreme Court
on all cases involving the enforcement of fundamental right of citizen। आर्टिकल 131 के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने डिसीजन को अप्लाई कर सकता है किसी भी केस पे। नेक्स्ट पॉइंट इज द appellate jurisdiction of the Supreme Court can be invoked by a certificate granted by the High Court concerned under Article 132(1), 133(1) और 134। अब यहाँ पर कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि अप्लाई हो रहे हैं, जो हाई कोर्ट में जो भी केसेस हो रहे हैं, अगर हाई कोर्ट में उस केस का डिसीजन सही नहीं लग रहा है तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आर्टिकल 132, 133 एंड 134 इन्वॉल्व हो जाते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट इज बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये चीज़ें क्रिमिनल एंड सिविल दो टाइप के केसेस में अप्लाई होती हैं, इन्वॉल्विंग substantial question of law as to the interpretation of the Indian Constitution. And the last thing is the Supreme Court has special advisory jurisdiction in matter which may specifically be referred to it by the President of India under Article 143 of the Indian Constitution. तो ये है हमारे जो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, जो भी हमारे इंडियन जो भी कोर्ट हैं जहाँ नियम ये सारे लागू होते हैं, जो इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं, उनको इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। नाउ वी हैव डिस्कशन अबाउट IT Act 2000। IT Act मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इसका नाम ही है जैसे IT Act इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि 2000 में अप्लाई हुआ था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया enacted the Information Technology Act with some major objectives which are as follows। इसके कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं जहाँ पर ये अप्लाई होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। टू डिलीवर लॉफुल रिकॉग्निशन फॉर transaction through electronic data interchange EDI and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce or e-commerce. The aim was to use replacement of paper based method of communication and storage of information to facilitate electronic filling of documents with the government agencies, and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Books Evidence Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934 and for matter connected therewith a incidental। सो जो IT Act है इसका एक मेजर जो इसका इशू है कि ये ई-कॉमर्स जो भी होता है वहाँ पर ये अप्लाई होता है। अदर देन दिस, इस एक्ट में जो भी नियम लागू हो रहे हैं, जो भी नियम इसमें रूल कर रहे हैं, वो सारे के सारे नियम इंडियन पेनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट जो कि 1891 में आया था वो अप्लाई हो रहा है इसमें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये भी इसमें अप्लाई हो रहा है। सो IT Act 2000 जो है वो कई सारे दूसरे एक्ट से मिलकर भी बना हुआ है। और इसका एक नोट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाज दस पास्ड एज द एक्ट नंबर 21, रूल नंबर 21 ऑफ 2000। सन 2000 में रूल नंबर 21 था ये। द IT Act got the President's assent on 9th of June 2000, 9 जून 2000 को इसको प्रेसिडेंट असेंट मिला हुआ है। एंड इट वाज मेड इफेक्टिवली फ्रॉम 17th October 2000, 17 अक्टूबर से ये अप्लाई हुआ है। बाय अडॉप्टिंग दिस साइबर लेजिस्लेशन, इंडिया बिकम द 12th नेशन इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट अ साइबर लॉ रिजिम।
अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं आईटी एक्ट के। फीचर्स के पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ स्कीम ऑफ आईटी एक्ट। जैसे जो भी ये एक्ट है, जो भी नियम है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, इसकी एक स्कीम है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई हो रहे हैं। सो द फॉलोइंग पॉइंट डिफाइन द स्कीम ऑफ द आईटी एक्ट। फर्स्ट इज द आईटी एक्ट कंटेन 13 चैप्टर्स, 13 चैप्टर हैं इसमें, एंड 90 सेक्शंस, 90 सेक्शन है। हर चैप्टर में कुछ कुछ सेक्शन इसमें डिवाइड किए जाते हैं। द लास्ट 4 सेक्शन, नेमली सेक्शन 91 to 94 in the IT Act 2000 deal with the amendment to the Indian Penal Code 1860, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934। ये सारे के सारे एक्ट जो हैं IT Act 2000 में 91 से 94 तक के जो भी सेक्शन हैं वहाँ पर अप्लाई होते हैं। It commence with preliminary aspect in chapter 1 which deal with the short title, extent, commencement and application of the act. In section 1, section 2 provide definition. So next is chapter 2. Chapter 2 deal with the authentication of electronic record, digital signature, electronic signature, etc. अगर डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी क्राइम हो रहा है तो वो चैप्टर 2 में आएगा। नाउ चैप्टर 11 डील विद ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अ सीरीज ऑफ ऑफेंस हैव बीन प्रोवाइडेड along with punishment in this part of the act. Next is thereafter the provision about due diligence, role of intermediaries and some miscellaneous provisions are being stated. The act is embedded with 2 schedules. The first schedule deal with documents or transaction to which the act shall not apply. The second schedule deal with electronic signature or electronic authentication technique and procedure. The third and fourth schedule are omitted. तो ये है हमारा scheme of IT Act. Now we have small discussion about features of the IT Act. So the silent features of the IT Act are as follows. Digital signature has been replaced with electronic signature to make it a more technology natural act. Next is it elaborate on offense, penalties and branches. Next is it outlines the justice dispensation system for cybercrime. Next is it defines in a new section that cyber cafe is any facility from where the access to the internet is offered by any person in the ordinary course of businesses to the members of the public. Next is it provide for the constitution of the Cyber Regulation Advisory Committee. It is based on the Indian Penal Code 1860, the Indian Evidence Act 1872, the Bankers Book Evidence Act 1891 and the Reserve Bank of India Act 1934. And the last point is it adds a provision to section 81 which state that the provision of the act shall have overriding effect. The provision states that nothing contained in the act shall restrict any person from exercising any right confirmed under the Copyright Act 1957. So ये हमारे बहुत सारे यहाँ पर नियम रूल्स अप्लाई हो रहे हैं और ये ऐसे रूल हैं कि इनको हमें बहुत अच्छे से याद करने की ज़रूरत है। अगर इन्हें हम याद नहीं करेंगे, भूल जाएंगे तो उस एक्ट का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको हमें थोड़ा सा बहुत ही केयरफुली इस चीज़ को हमें याद करना होगा कि IT Act 2000 क्या है, उसकी स्कीम क्या है और स्कीम के अलावा उसके कुछ जो फीचर्स हैं वो फीचर्स क्या हैं और कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन दी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।